Question number 241. A nurse is attempting to involve a hospitalized preschooler in a therapeutic play. Why is this so important? Option first, the child can work out ways of coping with fears. Option second, it provides an opportunity to accept the hospital situation. Option third, the child can forget the reality of the situation for a little while. And option fourth, it provides opportunity to meet other children on the pediatric unit. तो क्वेश्चन में दिया है कि एक नर्स अटेम्प्ट कर रही है एक बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड प्री स्कूलर को थेराप्यूटिक प्ले के लिए। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है कि बच्चा अपने फियर्स को वर्कआउट कर सके, अपने फियर्स को कोप कर सके। ऑप्शन सेकंड, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट द हॉस्पिटल सिचुएशन, कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले कि हॉस्पिटल सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर सके। ऑप्शन थर्ड, चाइल्ड कैन फॉरगेट द रियलिटी, कि वो रियलिटी को भूल जाए कि वो हॉस्पिटल में है कुछ समय के लिए। एंड ऑप्शन फोर्थ, कि बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ मिलने का मौका मिले पीडियाट्रिक यूनिट के। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, कि बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है तो प्ले के थ्रू वो अपने फियर्स के साथ कोऑपरेट कर पाएगा, उनको वर्कआउट कर पाएगा। प्री स्कूलर एज ग्रुप के अंदर बच्चा अपनी फियर्स को या अपनी फीलिंग्स को वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो वो कोऑपरेट कर सकता है प्ले के थ्रू। Moving on to the next question, 242. What nursing intervention is most effective in alleviating the fretfulness of a hospitalized 5-year-old child? कि एक 5 साल का बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा बच्चे की फ्रेटफुलनेस को एलिवेट करने के लिए, मतलब बच्चे की एंजाइटी को एलिवेट करने के लिए। फ्रेटफुलनेस मीन्स कि बच्चा एक्सट्रीमली एंशियस है या फिर इरिटेबल है, तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा 5 साल के बच्चे के लिए कि उसकी एंजाइटी को, हॉस्पिटलाइज्ड एंजाइटी को रिलीव किया जा सके? ऑप्शन फर्स्ट, रीडिंग अ स्टोरी टू द चाइल्ड। ऑप्शन सेकंड, गिविंग अ जिगसॉ पजल टू द चाइल्ड। Option third, supplying the child with videos to watch. And option fourth, offering the child crayons with the drawing paper. तो बच्चे में एक्सट्रीम एंजाइटी है, बच्चा काफ़ी इरिटेटेड है, हॉस्पिटलाइज होने के बाद 5 साल का बच्चा है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा हमारा? तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में दिया हुआ है वीडियोज़ टू वॉच एंड क्रेयॉन्स विद ड्राइंग पेपर। दोनों ही अप्रोप्रिएट प्ले हैं बच्चे के लिए, लेकिन यहाँ से इन प्ले से बच्चे की एंजाइटी रिलीव नहीं हो पाएगी। मेन यहाँ पर बच्चे की एंजाइटी रिलीव करने के लिए रिक्वायर्ड होता है कि बच्चे को ह्यूमन टच मिले, ह्यूमन कॉन्टैक्ट मिले, बच्चे का कनेक्शन बने, एक रिलेशनशिप बने पेरेंट्स के साथ या नर्स के साथ, जिससे बच्चे की एंजाइटी रिलीव हो। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, कि जब बच्चे को स्टोरी पढ़कर सुनाया जाएगा तो वहाँ बच्चे का एक कनेक्शन क्रिएट होगा, एक रिलेशनशिप बनेगा नर्स के साथ, जिससे कि बच्चे की एंजाइटी रिलीव होने लगेगी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन सेकंड में दिया है जिग्सो पजल, बच्चे के लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं है, ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 243. A 5-year-old child is admitted to the pediatric intensive care unit with a diagnosis of acute asthma. A blood sample is obtained to measure the child's arterial blood gases. What finding does the nurse expect? कि एक 5 साल का बच्चा है, प्री स्कूलर एज चाइल्ड है, एक्यूट अस्थमा की कंडीशन डायग्नोज की गई, इंटेंसिव केयर यूनिट में ब्लड सैंपल लिया गया, बच्चे का ABG मेजर किया गया। क्या फाइंडिंग एक्सपेक्ट करेगी नर्स? ऑप्शन फर्स्ट, हाई ऑक्सीजन लेवल, इनकरेक्ट, ऑक्सीजन लेवल कम देखने को मिलेगा, बच्चे को एक्यूट अस्थमा है, बच्चे की ब्रोंकाइज कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है वहाँ पर, तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड, एलिवेटेड एल्कलिनिटी, इनकरेक्ट, बच्चे में एसिडिटी देखने को मिलेगी, एसिडोसिस देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऑप्शन थर्ड, डिक्रीज बाइकार्बोनेट, इनकरेक्ट, बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज होने लगेगा ड्यू टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बच्चे में पहले से एसिडोसिस है अस्थमा की वजह से, उसको कंपनसेट करने के लिए एल्कलाइन या बाइकार्बोनेट बढ़ेगा बच्चे में। लास्ट ऑप्शन फोर्थ, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। करेक्ट आंसर विल बी इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। बच्चे की ब्रोंकाइज नैरो हो चुकी है, वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, उसके अंदर अस्थमा की कंडीशन है, तो CO2 का लेवल बच्चे की बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा। Moving on to the next question, 244. When planning discharge teaching for the parents of a child with asthma, what information should the nurse include?
कि एक बच्चे को अस्थमा की कंडीशन है, उसका डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो डिस्चार्ज टीचिंग में क्या क्या बातें इंक्लूड करेगी नर्स? ऑप्शन फर्स्ट, अवॉइड फूड्स हाई इन फैट, कि हाई फैटी फूड्स को अवॉइड किया जाए। ऑप्शन सेकंड, स्टे एट होम फॉर 2 वीक्स, कि 2 हफ्तों के लिए घर पर ही रुके। ऑप्शन थर्ड, इंक्रीज प्रोटीन एंड कैलोरी इंटेक, प्रोटीन और कैलोरी इंटेक को बढ़ा दें। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, मिनिमाइज एक्सर्शन एंड एक्सपोजर टू कोल्ड, एक्सर्शन कम से कम रखें, एक्टिविटी कम से कम रखें और कोल्ड के एक्सपोजर से भी प्रिवेंट हो। ध्यान में रखें बच्चे की कंडीशन दी हुई है, अस्थमा था बच्चे को, डिस्चार्ज टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ, कि बच्चे के एक्सर्शन को कम से कम रखा जाए ताकि बच्चे की ऑक्सीजन डिमांड कम रहे बॉडी की। बच्चे को पहले से अस्थमा की कंडीशन थी, ब्रोंकाई की नैरोइंग देखने को मिल रही है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है कोल्ड की वजह से, तो एक्सपोजर ऑफ कोल्ड से भी प्रिवेंट किया जाए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 245. When preparing a child with asthma for discharge, what must the nurse emphasize to the family? Select all that apply. कि अस्थमा पेशेंट था बच्चा जिसको डिस्चार्ज किया गया, तो नर्स क्या एम्फेसाइज करेगी फैमिली पे? सेलेक्ट ऑल अप्लाई करना है। ऑप्शन फर्स्ट, एलिमिनेट ऑल एलर्जेंस इन द होम, कि होम में घर में जितने भी एलर्जेंस हों उन सबको एलिमिनेट कर दिया जाए। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, कि घर के अंदर जितने भी एलिजेंस होंगे जो एक्यूट अस्थमा अटैक्स ला सकते हैं बच्चे के अंदर, उन सबको एलिमिनेट करना होगा। ऑप्शन सेकंड में दिया है मेंटेन अ ड्राई होम एनवायरनमेंट, दैट इज इनकरेक्ट। अस्थमा की कंडीशन है बच्चे के लिए, कोल्ड या मॉइस्ट एनवायरनमेंट मेंटेन करना होगा। स्पेसिफिक एक्सपोजर टू कोल्ड अवॉइड करेंगे, नेसेसरी है, बट ड्राई एनवायरनमेंट से बचाएंगे। बच्चे के लिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है। ऑप्शन थर्ड, अवॉइड प्लेसिंग लिमिट्स ऑन द चाइल्ड्स बिहेवियर, कि बच्चे के बिहेवियर पर लिमिट रखना अवॉइड करें। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बच्चे को अस्थमा की कंडीशन है फिर भी उसके ऊपर लिमिट्स को प्लेस करना ज़रूरी है, अवॉइड नहीं करेंगे लिमिट्स को प्लेस करना। एग्जाम्पल, बच्चा अगर एक्सर्शन में ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ पर ब्रोंकोस्पाज्म होगा, बच्चे की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ने लग जाएगी, अस्थमा अटैक दोबारा देखने को मिल सकता है। तो लिमिट्स प्लेस करना बच्चे के बिहेवियर पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन फोर्थ, कंटिन्यू द मेडिकेशन इवन इफ द चाइल्ड इज एसिम्टोमेटिक, कि अगर बच्चे में कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे अस्थमा के तब भी मेडिकेशन कंटिन्यू रखनी है। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर, कि बच्चे में मेडिकेशंस कंटिन्यू रखेंगे। ऑप्शन फिफ्थ, प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शन बाय हैविंग द चाइल्ड टॉर्चर्ड एट होम, ऑप्शन में ही दे दिया टॉर्चर करें बच्चे को घर पर रखा जाए ताकि इन्फेक्शन से बचा सके। बिल्कुल इनकरेक्ट है, बच्चे को डिसीज्ड कंडीशन है फिर भी बच्चे को एक्सपोज जरूर कराना है उसके फ्रेंड्स से, उसकी फैमिली से। स्कूल में बच्चे को भेजना होगा कंपलसरी, घर पर ही रखकर टॉर्चर नहीं करना है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ। Moving on to the next question 246. A child with history of asthma is brought to the emergency department experiencing an acute exacerbation of asthma. Which nursing assessment supports this conclusion? Select all apply. तो एक बच्चे को अस्थमा की हिस्ट्री है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लिया गया जिसे दोबारा से एक्यूट अस्थमेटिक अटैक्स देखने को मिल रहे थे। तो क्या नर्सिंग असेसमेंट्स सपोर्ट करेंगे इस कंक्लूजन को? मतलब बताना है कि बच्चे को अगर दोबारा से अस्थमा का अटैक आ रहा है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे बच्चे में? सेलेक्ट ऑल अप्लाई। ऑप्शन फर्स्ट, फीवर, क्या फीवर देखने को मिलेगा अस्थमा की कंडीशन में? फीवर नहीं देखने को मिलता अस्थमा की कंडीशन में, इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड, क्रैकल साउंड, क्रैकल साउंड अस्थमा में नहीं, हमारा पल्मोनरी एडिमा में देखने को मिलता है, नॉट इन अस्थमा, और मे बी सीन इन हार्ट फेलियर। ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड, वीजिंग साउंड, वीजिंग साउंड बिल्कुल देखने को मिलेगी अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर, वीजिंग साउंड मेनली ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ब्रोंकाई की नैरोइंग होने की वजह से एक्सपिरेशन के दौरान वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है अस्थमा के पेशेंट में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन फोर्थ, टैकीकार्डिया, क्या टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा अस्थमा में या फिर ब्रेडिकार्डिया? अस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर टैकीकार्डिया देखने को मिलता है क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है ड्यू टू नैरोइंग ऑफ ब्रोंकाई, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, दैट लीड्स टू इंक्रीज इन हार्ट रेट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट रेट बढ़ा देती है बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के रूप में ताकि पूरी बॉडी टिश्यूज सेल्स की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। तो टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, करेक्ट।
ऑप्शन लास्ट दिया है हमारा फिफ्थ, हाइपोटेंशन। अस्थमा की कंडीशन में हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, हाइपोटेंशन नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 247. A child has been admitted to the pediatric unit with severe asthma attack. What type of acid-base imbalance should the nurse expect the child to develop? Option first, metabolic alkalosis. Option second, respiratory alkalosis. Option third, respiratory acidosis. और last option fourth, metabolic acidosis. तो क्वेश्चन में दिया है एक बच्चे को सीवियर अस्थमा अटैक हुआ, तो कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस बच्चे के अंदर नर्स एक्सपेक्ट करेगी देखने को मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कोज्ड बाय एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एसिड मेटाबोलाइट्स, कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। ऑप्शन सेकंड, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कोज्ड बाय एक्सेलरेटेड रेस्पिरेशन एंड लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रहा है, इस वजह से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। ऑप्शन थर्ड में दिया है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कोज्ड बाय इम्पेयर्ड रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, कि अस्थमा अटैक आया बच्चे में तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? इम्पेयर्ड रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन इम्पेयर्ड हुआ तो मतलब बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा, भाई रेस्पिरेशन इम्पेयर्ड हो रहा है मतलब कि CO2 बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रहा, तो ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा हो जाएगा। अब ये CO2 H2O के साथ कंबाइंड कर कर रिएक्शन बनाता है हमारी और बनाएगा H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। तो क्या देखने को मिला? एसिड फॉर्मेशन हुई, डेफिनेटिव हमारा क्या हुआ? एसिडोसिस। CO2 की वजह से हो रहा है, रेस्पिरेशन इम्पेयर्ड रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा अस्थमा के अंदर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। Moving on to the next question 248. After a tonsillectomy, which findings alert the nurse to suspect the initial stage of hemorrhage? Option first, noisy snoring. Option second, asking for water. Option third, frequent swallowing. And option fourth, gradual onset of pallor. कि एक बच्चे में टॉन्सिलेक्टमी परफॉर्म की गई, रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया गया, तो क्या फाइंडिंग अलर्ट करेगी नर्स को कि हैमरेज की इनिशियल स्टेज है, कि अंदर ब्लीडिंग हो रही है टॉन्सिलेक्टमी के बाद, वो उसकी इनिशियल स्टेज ऑफ ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है, किस फाइंडिंग से पता लगाएगी नर्स? ऑप्शन फर्स्ट में दिया है नॉइजी स्नोरिंग, कि बच्चे की स्नोरिंग जो खराटे लेगा बच्चे उसमें आवाज़ आने लगेगी, नॉइजी स्नोरिंग हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड में दिया है कि बच्चा पानी मांगेगा, आस्किंग फॉर वाटर। थर्ड, फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग। एंड फोर्थ, ऑनसेट ऑफ पैलर देखने को मिलेगा, बच्चे की स्किन पेल स्किन होनी शुरू हो जाएगी। तो बच्चे में टॉन्सिलेक्टमी हुआ था, टॉन्सिलेक्टमी के बाद कैसे पता लगाए कि अंदर ब्लीडिंग हो रही है? तो देखने को मिलेगा बच्चे में फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग, कि बच्चा रेगुलरली स्वेलो कर रहा है, फ्रीक्वेंटली स्वेलो कर रहा है, कुछ ना कुछ अंदर निगल रहा है। वो अंदर क्या स्वेलो कर रहा है? अंदर स्वेलो कर रहा है ब्लड को। जो टॉन्सिलेक्टमी हुआ है वहाँ से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है दोबारा से, तो वो ब्लीडिंग बच्चे की ओरल कैविटी में आती है और बच्चा उसको स्वेलो करता है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। Moving on to the next question 249. A child had tonsillectomy and adenoidectomy for numerous recurrent respiratory tract infections. Post-operatively, what should the nurse teach the parents to do? कि बच्चे में टॉन्सिलेक्टमी परफॉर्म की गई, टॉन्सिल्स को रिमूव किया गया, एडिनेक्टमी परफॉर्म की गई, एडिनोइड को रिमूव किया गया। एडिनोइड ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं हमारे पोस्टीरियर रीजन ऑफ नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स में बैक साइड में एडिनोइड्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो मेनली काम करते हैं बच्चे को बैक्टीरिया एंड वायरस से प्रिवेंट करने का। लेकिन कुछ केसेस में क्या देखने को मिलता है कि एडिनोइड ग्लैंड्स स्वोलन हो जाते हैं और बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए एडिनेक्टमी परफॉर्म की जाती है। तो एक बच्चा है जिसमें टॉन्सिलेक्टमी और एडिनेक्टमी परफॉर्म किया गया, उसके बाद नर्स क्या टीचिंग देगा पेरेंट्स को पोस्ट ऑपरेटिवली की क्या करें? ऑप्शन फर्स्ट, ऑफर आइस चिप्स ऑन विच टू स्टक। ऑप्शन सेकंड, एनकरेज इनटेक ऑफ आइसक्रीम, कीप द चाइल्ड इन सुपाइन पोजीशन। एंड ऑप्शन फोर्थ, गार्गल डाइल्यूटेड माउथ वॉश सॉल्यूशन।
तो बच्चे में टॉन्सिलेक्टमी और एडेनोइडेक्टमी की गई है, वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, बच्चे को आइस चिप्स ऑफर की जाएगी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, आइस चिप्स ऑफर करेंगे बच्चे को सक करने के लिए। आइस चिप्स वैजो कंस्ट्रिक्शन में सहायता करेंगी, ब्लीडिंग को स्टॉप कराने में मदद करेंगे। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। पोजीशन की बात करें तो बच्चे को सुपाइन पोजीशन में नहीं रखना है, बच्चे को हेड एंड एलिवेटेड साइड लाइन पोजीशन के अंदर रखेंगे, ताकि जो सिक्रीशंस है वो सिक्रीशंस बच्चे के स्टमक में, बच्चे के जीआईटी में ना जाए, अगर कुछ सिक्रीशंस निकल रहे हो वो बाहर की तरफ आ जाए। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 250. A 4-year-old child is diagnosed with mucocutaneous lymph node syndrome, that is Kawasaki disease. The child is admitted to the pediatric unit and the nurse performs an initial assessment. What clinical findings support this diagnosis? कि 4 साल का बच्चा है जिसको डायग्नोज किया गया म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, जिसको हम कवासाकी डिसीज़ भी बोलते हैं। तो बच्चे को एडमिट किया गया पीडियाट्रिक यूनिट में, नर्स ने इनिशियल असेसमेंट्स परफॉर्म किया। क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स या साइन एंड सिम्टम्स सपोर्ट करेंगे इस डायग्नोसिस को? ऑप्शन फर्स्ट, स्ट्रॉबेरी टंग। सेकेंड, कोपियस डिस्चार्ज फ्रॉम द आइज। थर्ड, इंसीडियस ऑनसेट ऑफ लो ग्रेड फीवर। एंड फोर्थ, मैक्यूलोपेपुलर रैश। कवासाकी डिसीज़ की क्या क्लिनिकल फाइंडिंग सपोर्ट करेंगे? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है हमें कवासाकी डिसीज़ में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है हमारा, एक्यूट स्टेज के अंदर स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। दूसरा, स्ट्रॉबेरी टंग स्कारलेट फीवर के अंदर भी देखने को मिलती है हमारी, और कवासाकी डिसीज़ दोनों कंडीशंस में देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। कोपियस डिस्चार्ज फ्रॉम द आइज, आइज में से डिस्चार्ज, कोई एक्सुडेट देखने को नहीं मिलता, कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है। इंसीडियस ऑनसेट ऑफ लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर नहीं देखने को मिलता कवासाकी डिसीज में, फीवर देखने को मिलेगा, लेकिन फीवर कैसा होगा हमारा, हाई ग्रेड फीवर विद एब्रप्ट ऑनसेट देखने को मिलेगा। फोर्थ में दिया है मैक्यूलोपेपुलर रैश, मैक्यूलोपेपुलर रैशेज नहीं देखने को मिलते, वहाँ पर बच्चे में डिस्क्वेमेशन ऑफ स्किन्स देखने को मिल सकती है पाम एंड सोल के अंदर, एरिथमा देखने को मिल सकता है, या फिर एडिमा की कंडीशन, स्वोलन हैंड्स एंड फीट्स देखने को मिल सकते हैं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट।